तो कहानी के शुरू में हम रोड्रिक्स असर और डुपिन अगस्ट को देखते हैं, जो फॉर्च्यूनेट फार्मेसी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। तभी रोड्रिक्स की बीबी पूछती है, इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन रोड्रिक्स ने सारे सबूत तुम्हें दे दिया, फिर भी उसका विटनेस बनना जरूरी है क्या? तभी डुपिन कहता है कि इस डॉक्यूमेंट्स को हम तभी साबित कर पाएंगे जब रोड्रिक्स अपने मुंह से सब कुछ कबूल करेगा। तभी रोड्रिक्स की बीबी कहती है कि इसके बाद तो मेरे पति का नौकरी चले जाएगा, तुम वादा करो कि उसके बाद तुम हमारे साथ दोगे। और डुपिन भी उससे वादा करता है कि वो उनके साथ रहेगा। सीन शिफ्ट होता है वही कन्फेशन में, जहाँ डुपिन कहता है एनाबेल ली, जो रोड्रिक्स की पहली बीवी का नाम था, वो बहुत अच्छी और खूबसूरत भी थी। डुपिन ने उसके कहने पर रोड्रिक्स पर भरोसा किया था, लेकिन रोड्रिक्स उसे धोखा दे दिया। फिर बाद में एनाबेल ली भी रोड्रिक्स को छोड़ के चली गई थी। उसके बाद हम देखते हैं, फिर हम मैडलिन को देखते हैं, जो ऑर्थर के साथ डिस्कस कर रही थी कि अभी रोड्रिक्स कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसकी हालत की वजह से कंपनी धीरे धीरे डूब रहा था। तभी मैडलिन ने कहती है, मैं अपने एल्गोरिथम प्रोजेक्ट के बहुत करीब हूँ, जो आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ेगा। फिर हम इस नशीली दवाइयों की बिजनेस को हटाकर अपने बिजनेस को अपने टेक कंपनी से बदल दूंगा। मैडलिन होने वाले बोर्ड मीटिंग के इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑर्थर को डिस्कस करने के लिए कहता है। फिर हम मोरेला ऑसर को देखते हैं, जो बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी वहाँ पे फ्रेडरिक आता है, जो खुद ड्रग्स लेता है और एक सबसे खतरनाक ड्रग्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इंजेक्शन के द्वारा उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, और साथ में अपनी बीवी को टैमरलिन की मौत के बारे में भी बताता है, जो उसके ऊपर कांच गिरने से हुआ था। तभी उसके मोबाइल में उसका डैडी का फोन आता है, जो इमरजेंसी उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम रोड्रिक्स को देखते हैं, जो अपने बेटे को डांटते हुए पूछता है कि तुमसे एक काम दिया हूँ, वो भी तुमसे नहीं हो पाया, मेरे सारे बच्चे मर गए, अब सिर्फ तुम ही बचे हो, मतलब इस कंपनी के अभी नया सीईओ तुम ही हो। तुम्हें एक बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया। अगर तुम छोटे छोटे काम नहीं कर पाओगे तो बड़े बड़े काम मैं तुम्हें कैसे सौंपूं? क्या तुम उस बिल्डिंग को तोड़ सकते हो? जिसकी जवाब हाँ में फ्रेडी देता है और कहता है कि मैं आज ही उस बिल्डिंग को तोड़ दूंगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम जूनो को देखते हैं, जिसके सर पे चोट लगा हुआ था। वो अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर रही थी कि इस नॉन एडिक्टिव दवाइयों को वो छोड़ना चाहता है, जो सालों से लेते आ रही है। वो डॉक्टर रोड्रिक्स की कंपनी में काम करता था, इसलिए पहले तो मना कर देता है, फिर एक सलाह देता है कि तुम इस दवाई की डोज धीरे धीरे कम कर सकती हो। फिर हम फ्रेडिक्स को देखते हैं, जो अपने घर आकर मोबाइल में किसी कॉन्ट्रैक्टर से उस बिल्डिंग को आज के रात ही तोड़ने के लिए कहता है, और साथ ही उसकी बीबी को थोड़ा खिसका के आगे की तरफ लेके आता है और ड्रग्स की एक और ओवरडोज को लिक्विड फॉर्म में उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, और साथ ही बिस्तर की साइड वाले ग्रिल को नीचे उतारकर उसे उसी तरफ करवट करके सुला देता है, और एक प्लायर की मदद से उसका एक दांत उखाड़ देता है। तभी उसकी मोबाइल में उसी कॉन्ट्रैक्टर का फोन आता है, जो इतना जल्दी ये काम को नहीं कर सकता। तभी वो कहता है कि मैं खुद यहाँ आ रहा हूँ, तुम लोग तैयारी करो, उस बिल्डिंग को आज ही तोड़ना है। ये कहकर वो अपने घर से निकल रहा था। तभी उसकी बेटी लेनोर इंटरनेट की मदद से एक ऐसा हॉस्पिटल की तलाश कर लिया था, जहाँ उसकी मम्मी की जला हुआ बॉडी जल्दी रिकवर कर सकता है। फ्रेडरिक्स बहुत जल्दबाजी में और बहुत गुस्से में भी था, इसलिए अपनी बेटी को बहुत ही बुरी तरह से डांट देता है, जो इससे पहले वो कभी नहीं किया था। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो रोते हुए अपने मम्मी के पास आता है, लेकिन उसका दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो दरवाजे को पीट रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी कन्फेशन में। दरवाजा पीटने की आवाज से डुपिन डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है, रोड्रिक्स तुमने कहा था इस बिल्डिंग के बेसमेंट में मैडलिन है, क्या तुम सच में मुझे डराना चाहते हो? तभी उसी कमरे में रखी एक बड़ी सी घड़ी जोर जोर से बजने लगता है। तब डुपिन कहता है कि अब हद हो गया। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रोड्रिक्स कहता है कि रुको, तुम मुझ पर एक से ज्यादा मर्डर के चार्ज लगा सकते हो, ये कहानी अभी खत्म होने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी मेरा बेटा फ्रेडरिक्स यहाँ आएगा और अपने घाव का निशान दिखाएगा। तभी वहाँ पे एनाबेल ली और उसका बेटा फ्रेडरिक्स, जो 5 साल का था, वो वहाँ पे आ जाता है। अपने बेटे को देखकर रोड्रिक्स उसे गोद में उठा लेता है। डुपिन को सिर्फ रोड्रिक्स के हरकत के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी छोटा फ्रेडरिक्स के कमर के नीचे का हिस्सा टूट के नीचे गिरने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं यंग रोड्रिक्स अपने बच्चे को गोद में लेकर खेल रहे थे। वो लोग एक कोर्ट रूम में मौजूद थे, जहाँ एनाबेल ली उसके अच्छे काम के लिए बधाई देने के लिए आई थी। तभी रोड्रिक्स की अंदर जाने का समय आ गया था, इसलिए मैडलिन उसके बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और रोड्रिक्स का हौसला बढ़ाते हुए किसी से ना डरने की बात कर रही थी। यहाँ रोड्रिक्स ऑगस्ट के साथ मिलकर फॉर्च्यूनेटो फार्मेसी के खिलाफ सारे काले चिट्ठे इकट्ठा करके खुद विटनेस बन के फॉर्च्यूनेटो कंपनी को बर्बाद करने के लिए आया था। लेकिन अंदर जाने के बाद बातचीत के दौरान डुपिन अगस्ट को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि रोड्रिक्स कहता है कि इस कंसर्ट फॉर्म में जितने भी सिग्नेचर है सब मेरा ही है, और डुपिन अगस्ट बार बार उसे परेशान कर रहा था उसके घर आकर। तभी उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए और उसे छुटकारा पाने के लिए ये सब उसे करना पड़ा। ये सब सुनने के बाद डुपिन अगस्ट गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और एनाबेल ली को पता चलता है कि उसके पति की झूठी गवाही देने के लिए उसे जेल हो गया है। तभी मैडलिन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे कुछ मत बोलो, हम घर जाके बात करेंगे। फिर मैडलिन घर आकर एनाबेल ली को समझाने लगती है। एनाबेल ली को लग रहा था उसका पति एक बहुत ही अच्छा आदमी है, वो हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया था। इसलिए मैडलिन कहती है, अगर वो फॉर्च्यूनेटो फार्मेसी के खिलाफ गवाही दे देता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती और उसके साथ तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या तुम यही चाहते हो? उसने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अभी फॉर्च्यूनेटो की फार्मेसी के छोटे बड़े सभी स्टाफ के मुंह से सिर्फ रोड्रिक्स का ही नाम निकलेगा। वो एक हीरो है, वो एक हीरो की तरह काम किया और उसका बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है और हमारी जिंदगी
जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। ये सब सुन के एनाबेली रोने लगती है। तभी मैडलिन कहती है फॉर्च्यूनेटो कंपनी के CEO बहुत जल्द रोड्रिग्स को जेल से छुड़ा के लाएगा और वो कल दोपहर तक तुम्हारे साथ बैठ के लंच करेगा। मैं तो समझ रही थी तुम एक नॉर्मल लड़की हो, जैसे एक लड़की चाहती है कि अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छा खाना और हफ्ते में 2-3 बार सेक और साल में 2-3 वेकेशन ट्रिप, ये सब चाहती होगी। लेकिन तुम तो पूरा उल्टा हो। तुम तो एकदम सच्चाई की मूरत निकली जो सिर्फ फिल्मों में होता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं मैडलिना को जो वेडना के घर आई थी। वो अंदर घुसते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये देख के मैडलिन थोड़ा डर जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, अगर हिम्मत है तो तुम मेरे सामने आओ। तभी वेडना उसके सामने प्रकट हो जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। तब मैडलिन कहती है देखा आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तब वेडना कहती है तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैं अपना एड्रेस तुम्हें दिया था। तब मैडलिन कहती है कि हम बात कर सकते हैं, तुम भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत ही एक दूसरे को समझती है। मैडलिन कहती है कि हम पुराने एग्रीमेंट को तोड़कर एक नया एग्रीमेंट बना सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि 40 साल पहले इनके बीच कुछ तो ऐसा डील साइन हुआ था जिसके कारण आज ये परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। बातचीत के दौरान मौका मिलते ही मैडलिन वेडना की गला तोड़कर उसे गिरा देती है। उसके बाद उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक वेडना फिर से प्रकट हो जाती है। ये देख के मैडलिन थोड़ा परेशान हो जाती है और उसे माफी मांगती है और वेडना माफ कर देती है। इधर हम देखते हैं लेनोर अपने दिमाग लगाकर दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाती है और अपनी माँ की हालत को देख के रोने लगती है। और दूसरी तरफ रोड्रिग्स भी बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसकी बीबी जूनो उसका दिया हुआ दवाई को छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे लगता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रोड्रिग्स उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो दवाई छोड़ देगी तो उसे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है और उससे प्यार से बातें करने लगता है। और ये भी कहता है तुम इस दवाई को एक साथ तो नहीं छोड़ सकते लेकिन इसका डोज कम कर सकते हो और ऐसे पूरी तरह से इस दवाई को छोड़ने के लिए तुम्हें 3 साल लग जाएंगे। रोड्रिग्स की बातों से जूनो को ऐसा लगता है कि वो उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तभी जूनो कहती है कि मैं 3 साल की नरक भोग लूंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। इधर फ्रेडरिक्स भी उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जिस बिल्डिंग को वो लोग तोड़ने वाले थे। फ्रेडरिक्स कॉन्ट्रैक्टर से 5 मिनट समय मांगता है क्योंकि उसे अंदर कुछ काम था और जाते समय उसका वॉकी टॉकी भी साथ में लेके जाता है। फिर कहता है कि मैं अगर इस वॉकी टॉकी से सिग्नल दे दूं ऑल क्लियर, उसके बाद तुम तोड़ने का काम शुरू कर सकते हो। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और अपने पत्नी को बहुत गालियां बक रहा था, अगर तुम यहीं पे मर जाती तो कम से कम तुम्हारे बेवफाई का पता तो नहीं चलता मुझे। और साथ में ड्रग्स भी लेने लगता है। उसके बाद पेरी को याद करते हुए उसके सलाम में वहाँ पे पेशाब करने लगता है। तभी ड्रग्स की ओवरडोज के कारण वो वहीं पे गिर जाता है। हर बार की तरह इस बार भी ऐसी सिचुएशन में वो मिस्टीरियस लड़की वहाँ पे आ जाती है और उसे ऐसी हालत में देख के कहती है कम से कम तुम्हें अपना जीप तो बंद कर लेना चाहिए, तुम इतना बेशरम कैसे हो सकते हो। लेकिन फ्रेडरी अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो अपने बीबी को ड्रग देते समय उसके बाद जब मोबाइल में बात कर रहा था तभी बाकी ड्रग्स अपने साथ ले जाने के लिए गलती से उसके साथ खतरनाक वाली ड्रग भी मिक्स कर लिया था और वेडना पीछे से उस ड्रग को और ज्यादा मिलाने के लिए कह रही थी और ये दोनों ड्रग्स मिक्स होने के कारण फ्रेडरिक्स की ऐसी हालत हो चुकी है। उसके बाद वेडना वॉकी टॉकी को लेकर उसकी आवाज में ऑल क्लियर का सिग्नल देती है। तभी बाहर खड़े उस कॉन्ट्रैक्टर के आदमी उस बिल्डिंग को तोड़ना चालू कर देते हैं। फ्रेडरिक ये सब देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बिल्डिंग को तोड़ते समय एक पाइप जिसके आगे एक नुकीला ब्लेड लगा हुआ था वो फ्रेडरिक्स के ऊपर आके लटक जाता है और इधर उधर मूव करने लगता है। बाहर बिल्डिंग तोड़ने का काम जारी था जिसके कारण वो पाइप धीरे धीरे फ्रेडरिक्स की ओर बढ़ता है और उसे बीच से 2 हिस्से में काट देता है जिसके कारण फ्रेडरिक्स की वहीं तुरंत मौत हो जाती है। फिर हम रोड्रिग्स को देखते हैं जो बेसमेंट में एक दीवार के सामने बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे मैडलिन आती है और कहती है कि फ्रेडरिक्स अब इस दुनिया में नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। तुम्हें वो सौदा याद तो है ना? मुझे पता है कि बहुत अच्छी तरह से याद होगा। उसने कहा था कि हम साथ आए थे और साथ जाएंगे, नहीं तो ये सौदा रद्द हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और तुम अच्छी तरह से जानते हो वो क्या है। तब रोड्रिग्स कहता है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब मैडलिन कहती है कि नहीं, मैंने बहुत सोचा लेकिन इससे अच्छा रास्ता और कुछ नहीं मिला। तभी मैडलिन रोड्रिग्स को एक डब्बा देता है जिसमें 80s के लुगेरॉन नामक दवाई था। अगर ये दवाई तुम ज्यादा ले लोगे तो धीरे धीरे तुम्हें नींद आएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सबसे आसान मौत मिलेगा। तभी रोड्रिग्स भी ऐसा करता है और रोड्रिग्स पूरा डब्बा खाली कर देता है और इधर बैठ के मैडलिन उसे बताता है कि तुम एक हीरो हो, तुम हमारे लिए सबसे बड़े हीरो हो। दवाई खत्म होने के बाद रोड्रिग्स वहीं पे गिर जाता है और मैडलिन उस दीवार को घूरते हुए वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वेडना वहाँ आती है और रोड्रिग्स के सर पे अपना हाथ बुलाने लगती है जिसमें रोड्रिग्स का होश आ जाता है और वो उल्टी कर देता है। तभी वेडना कहती है कि तुम इतने आसानी से नहीं मर सकती और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।